दरवाजे की खटक, मतलब मोटो बाथरूम से बाहर आ रही है और ये लड़ाडच की। अब क्या सोच रही है? क्या विनीता का इरादा बदल चुका है? क्या हुआ? मैंने उससे घबराकर पूछा। मैं इस घर में कभी लौट कर नहीं आ पाऊंगी। सब मुझे गालियां देंगे, बहुत बेइज्जती हो जाएगी ना। वो कहीं खोई सी बोली। सुना नहीं तूने? वो क्या कह रही थीं? तेरी शादी कर देंगी उस विमल से। चल जल्दी कर। ये कहते हुए मैंने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया तो उसने कहा कि रह लूंगी, घुट घुट कर मर जाऊंगी। अगर उनकी खुशी इसी में है तो यही सही। वो रोते हुए बोली और अंदर की ओर मुद्द गई। ये क्या है यार? अभी तो तू बर्थडे डायलॉग मार रही थी। ये तो पलट गई। अब क्या होगा? क्या छोड़ ढ दूं इसे और चली जाऊं यहां से? बोल दूंगी नीरज से कि मैंने कहा, लेकिन वो आई ही नहीं। नहीं, अब तक जो जान चुकी हूं उससे तो लगता है कि जो मैं कर रही हूं वही सही है। अगर अब इसका इरादा बदला है तो ये बेवकूफ़ी कर रही है। इसका भला मैं इससे बेहतर जानती हूं। बस ये घर छोड़ने के डर से भावुक हो रही है। लेकिन मेरे अंदर बसे व्यक्तित्व ने मुझसे कुछ कहना चाहा। चुप रहो, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। खुद को ही ये डांट लगाकर पूरे शरीर की शक्ति मैंने अपने उसी हाथ पर लगाकर आगे बढ़कर विनीता को झटके से बाहर की ओर खींचा और मैं बेतहाशा दौड़ ढाने लगी, पीछे पीछे विनीता। शुक्र है विनीता का घर ज्यादा अंदर नहीं था। कुछ सेकंड में हम गली के बाहर आ गए। सुरेश ने गाड़ी बिल्कुल मेरे पास लाकर रोकी और हम जैसे ही उसमें बैठे उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैं तेज सांस लेते हुए ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कोई कुंटल भर का पहाड़ा उठाकर फेंका हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। भाभी जी नमस्ते, मैं सुरेश। सुरेश गाड़ी चलाते हुए विनीता से बोला। अपने लिए भाभी शब्द सुनकर विनीता का चेहरा खिल गया। नमस्ते, फिर रुककर, वैसे हवा अच्छी चल रही है। विनीता शर्माई और अपना चेहरा खिड़की के पास ले जाकर ऐसे बोली मानो कोई पेड्डा की लता उससे अभी टकराकर निकली हो। ये लो, यहां हालत खराब है और ये सच कहता है नीरज, इसमें पागलपन के लक्षण हैं। फिर उसी की बात याद आ गई। पागलों के बीच में रहती है, कुछ असर तो आएगा ही। एक बात बता, ऐन मौके पर एकदम बातें चेंज कैसे कर दी तूने? और वहां हवा में पैर उठाए खड्डीढ़ी हो गई? मैंने खींचते हुए पूछा। वो मुस्कुरा दी तो मेरी खीज और बढ़ गई। तुझे मजाक लग रहा है ये सब? मेरी जान हलक में अटक गई थी। और तू गेट पर जब हनुमान बनी खड़ी टेढ़ी थी उसी वक्त मोटो मतलब तेरी मम्मी बाथरूम से निकली थी। अगर आज मैं उनके हाथ लग जाती तो जरूर वो चटनी बना देती मेरी, और बना तो खैर अब भी देंगी। आज तक तो वो घंटे भर से पहले निकली नहीं है बाथरूम से, तो आज क्या खाक निकलेंगी? वो बड्डे हल्के अंदाज में बोली। क्या फर्क पड़ता है, हर तरफ से बम मेरे सिर पर ही फूटने वाला है। हे भगवान, अगर मुझ पे केस लगा तो सारी जिंदगी जेल में जाएगी। और मेरी माँ, मैं मन ही मन सोचने लगी। उनके हाथ से जल का लोटा गिर गया है, पानी फर्श पर फैल गया है। सारे टाइम मैं ध्यान रखती हूं कि कहीं पानी न फैल जाए, अगर वो फिसल गई तो। अरे मैं भी क्या सोच रही हूं, लोटा गिरेगा ही क्यों? जब सुनेगी उनकी बेटी ने ये कारनामा किया है तो सदमे में लोटा गिर ही जाना है। मेरा अंतर्मन बोला। हाँ सही कहा। ओह मेरा दिमाग, अब तक तो मोटो बाथरूम से निकल आई होंगी। कोर्ट पहुंचकर विनीता तो शादी करेगी और मेरा मृत शरीर घर लाया जाएगा। मुझे सांस नहीं आ रही। घबराहट में मैंने विनीता की ओर देखा। वो खिड़की के पार ऐसे देख रही थी जैसे पिकनिक पर आई हो। मैंने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर समेटी और सुरेश से कहा, सुरेश जरा खिड़की बंद करके एसी चला दो सबसे लो टेम्परेचर पर। हाँ वैसे हम बस पहुंचने ही वाले हैं। उसने एसी चलाकर टेम्परेचर कम करते हुए कहा। पहुंचने वाली तो मैं हूं, वो भी स्वर्ग। मोटो मुझे माफ करना। पहली बार उनके लिए हमदर्दी महसूस कर रही थी। सबसे पहले मेरे घर जाएंगी, चीख चीख कर मेरी माँ को मेरे बारे में बताएंगी। आसपास के सब लोगों को पता चल जाएगा। हे भगवान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन फट जाए और मैं इसी कार में से सीधे जमीन में समा जाऊं? उसके लिए आपको तपस्या करनी होती है, हमेशा सच बोलना पड़ता है, तभी प्रकृति आपकी हर बात मानने के लिए मजबूर होती है। ये मेरे अंदर का वही दुष्ट व्यक्तित्व बोला। आज तो ये भी दुष्ट ना होकर अच्छा ही लग रहा था। तुम तब से कहाँ थे? मैं बिल्कुल अकेली पड़ डीएच गई थी। तुम साथ होते हो तो कभी अकेलापन नहीं होता। सब अच्छे हैं सिवाय मेरे। इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? ऐसी चल तो रही है, विनीता ने मुझसे पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सुनो विनीता, मेरी मौत की वजह से ऐसा मत करना कि कोर्ट में शादी ना करो। कर लेना समझी?
वरना मेरे इस बलिदान का क्या फायदा। मैंने उससे कहा, क्या बोल रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे हुआ क्या है? अब ये क्या? विनीता का चेहरा मुझे इतना धुंधला क्यों दिख रहा है? विनीता ने कुछ कहा, लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। कुछ नहीं। अचानक सब तरफ अंधेरा दिख रहा है। आंखें खोलो सोनी, आंखें खोलो। ये नीरज की आवाज थी जो मेरे कानों में पड़ डढ़ी। आंखें खोल यार, तुझे मेरी कसम, ये विनीता। इसे कोई समझाओ, मैं होश में नहीं हूं तो भला इसकी कसम कैसे निभा दूं? सुनो, डॉक्टर को बुला लो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। विनीता के रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ ढी। जब से मैंने नीरज की आवाज सुनी तभी से मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। सुनाई सब दे रहा था और ना ही आंखें खोलने की हिम्मत थी मुझमें। हाँ, कुछ नहीं होगा इसे। सुरेश पूछ, जरा अंदर जाकर, अगर शादी का टाइम बढ़ जाए तो? इसे ऐसे छोड़ ढाकर शादी नहीं कर सकता मैं। नहीं, शादी किसी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। इस बार मैं पूरी ताकत से चीखी और सबने सुन लिया। सबके चेहरे खुशी से खिल गए। विनीता ने मुझे गले लगा लिया। पता है तू बेहोश हो गई थी। कितनी देर बेहोश रही मैं? ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट। विनीता ने जवाब दिया। अच्छा होता कल तक बेहोश रहती, कम से कम वो नहीं सुनना पढ़ाता जो सुनने वाली हूं। तुमने कर दिखाया, मैं ना कहता था, तुम ही हो जो कर सकती हो। इतना बड्ढा काम करके तुम्हारा बेहोश होना बनता है। नीरज ने मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर कहा और सुरेश के हाथ से लेकर एक जूस की बोतल मुझे पकड़ ढा दी। सही कहा, मैंने तो डर के मारे मना ही कर दिया था। ये ही मुझे जबरदस्ती खींच कर लाई। अगर ये ना होती तो। विनीता मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, और तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? हम यहां इतनी कोशिशें कर रहे हैं और तुम साथ भी नहीं दे सकती। नीरज गुस्सा दिखाते हुए बोला। तो विनीता उदास हो गई। अरे ऐसे मत कहिए, घर छोड़ना वो भी हमेशा के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है, मैंने कहा। तो विनीता और ज्यादा उदास हो गई। मैंने सुना है ऐसे केसेस में जैसे ही एक बच्चा हो जाता है, पेरेंट्स की नाराजगी भी खत्म हो जाती है। मैंने विनीता को उदास देखकर कहा तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। जहां विनीता शर्मा गई वहीं नीरज ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा था विनीता के घर से निकलते ही फोन करना। तुमने किया क्यों नहीं? मैं तो इसलिए नहीं कर सकता था कि तुम कहीं मोटो के फिर बिन्नी की ओर देखकर, मेरा मतलब आंटी के सामने ना हो। ये देख और सुनकर मैं हंस दी। ओह, अब समझी, तुम दोनों मेरी मम्मी को मोटो कहते हो। चलो कोई बात नहीं, वैसे ये तो तब फोन करती जब होश में होती। बेहोश ही हो गई महारानी, विनीता मुस्कुराते हुए बोली। इतने में एक टैक्सी आकर रुकी जिसमें से एक भारी भरकम से लगभग 80 वर्षीय एक बुजुर्ग रुआबदार मूंछों को उमेटते हमारी ओर आने लगे और उनके पीछे एक महिला, एक लड़की और कोई 55 वर्षीय आदमी। मैंने घबराकर नीरज को सामने देखने का इशारा किया तो उन्हें देखकर नीरज मुस्कुराकर बोला, ये मेरे घर वाले हैं। कल इन्हें भी मैंने अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दी थी। वो बड्ढी मूंछों वाले मेरे दादू हैं, पापा, मम्मी और मेरी छोटी बहन। विनीता ने दुपट्टा सिर पर डाल लिया था और पास आते ही उन सब के पैर छूने लगी। सोनी बिटिया कहाँ है? फिर मेरी ओर देखकर, बिटिया, भगवान तुम्हें खूब खुश रखे। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन नीरज ने सब बताया। मैं तो तुम्हारा दिल से एहसानमंद हो गया। मैं थोड़े आत्मविश्वास से भर गई और मैंने नमस्ते की मुद्रा में अपने हाथ उन सबके आगे जोड़े। यार, वो दूसरी बार जज ने बुलाया है, जल्दी चलो, सुरेश ने आकर कहा। तो नीरज समेत हम सब जल्दी से भीतर की ओर चले गए। नीरज कौन है? नाक पर चश्मा टिकाए काले कोट में बैठे जज ने पूछा। जी मैं। स्कूल के कोई बच्चा जैसे हाथ उठाकर प्रेजेंट सर बोलता है। नीरज ने भी वैसे ही अपना हाथ उठाकर कहा। आपको क्या लगता है मैं कोई पंडित हूं जो बार बार ये कहता रहता है, LDDHK को बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। 2 बार बुला चुका हूं आपको। 2 पार्टियां और भी हैं जिनकी शादी करानी है, फिर एक रजिस्टर खिसकाकर लीजिए, साइन कीजिए। नीरज ने मुस्कुराते हुए साइन किए। फिर विनीता ने और विटनेस के तौर पर सुरेश और मैंने विनीता की ओर से साइन किए। हो गया क्या? नीरज ने लगभग उछलते हुए जज से पूछा। अब पंडित तो हूं नहीं जो मंत्र पर हूंगा। अगर लाए हैं तो एक दूसरे को माला पहना दीजिए, और क्या? जज बहुत चिद्दे मिजाज का लग रहा था, लेकिन उसका झुंझलाकर बोलना हम में से किसी को भी बुरा नहीं लग रहा था। सुरेश ने उन दोनों को मालाएं दे दी। नीरज और विनीता ने एक दूसरे को माला पहनाई और हम सबने तालियां बजा दी। फिर सबके पैर छूते हुए
नीरज मेरे पैरों की ओर भी झुका। अरे मेरे क्यों? मैं उसे टोकते हुए बोली। क्यों, तुम्हारे यहां बहनों के पैर छूने का भी रिवाज नहीं है क्या? जब उसने कहा तो मैं बोली, बिल्कुल है, और दोनों ने मेरे पैर छू लिए। भले ही तूने इन्हें भाई मान लिया है, लेकिन मेरे लिए तो तू मेरी सहेली ही रहेगी, विनीता इठलाकर बोली। जिन कपडडिडों में वो बर्तन धो रही थी, उन्हीं कपडडिडों में उसने शादी कर ली थी, लेकिन चेहरे पर उतनी ही खुशी और खूबसूरती थी जितनी कि खुद की पसंद से शादी करने वाली लड्डाकी के चेहरे पर होती है। ठीक है, तो पापा, आप लोग विनीता को लेकर घर जाइए। मैं और दादू सुरेश के साथ सोनी को उसके घर छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि विनीता की मां सबसे पहले वहीं जाएंगी। नीरज के ये कहते ही सबने हामी भरी और विनीता मेरे गले लगकर नीरज से बोली, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ नहीं होगा, तुम आराम से घर जाओ। नीरज ने जवाब दिया और सबके साथ विनीता टैक्सी की ओर चल दी। बिल्कुल टैक्सी के पास जाकर वो पलटी और मेरी ओर देखकर उसने विदाई लेते हुए हाथ हिला दिया। अब तक के प्रकरण में ये पहली बार था जब मैं इतनी भावुक हो गई कि अचानक रोने लगी। हो भी क्यों ना, उस वक्त उसका पूरा मायका सिर्फ मैं ही थी। चिंता मत करो, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, और हां, उसे कभी नहीं छोड़ दूंगा। नीरज ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो ये सुनते ही मैं रोते हुए भी मुस्कुरा दी। लडढका समझदार है, मेरे मन का डर भांप लिया इसने। फिर मेरी ओर देख रही विनीता को हाथ हिलाकर मैंने विदा दी। वो टैक्सी में बैठी और चली गई। उसके बाद सुरेश, नीरज और नीरज के दादू मेरे घर की ओर चल दिए। डरो मत बेटा, पंचायत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव है मुझे, लोगों को समझाना खूब आता है। गाड़ी में बैठते ही नीरज के दादू मुझसे बोले, क्या तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा सोनी को? मेरी माँ शायद पापा से बात कर रही थी। फिर जैसे ही नजर मुझ पर पेड़ी ढी आ गई, कहाँ गई थी और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फिर नीरज और उसके पापा की ओर देखकर, आप लोग आइए आइए, ये मेरे दादू हैं आंटी जी, नीरज ने कहा। ओह आइए। फिर मेरी ओर देखकर, पता है तुम्हें फोन न लगने के कारण ही मुझे इतनी जल्दी वापस आना पड़ा। कहाँ है फोन तुम्हारा? बहन जी, जब मुझे पता चला कि ये बिटिया इतनी समझदार है कि न सिर्फ सही गलत का फैसला कर सकती है, बल्कि सही के साथ खड्डी ही भी रह सकती है, तो मेरी बड़ी इच्छा हुई आपसे मिलने की। नीरज के दादू बोले, लेकिन इसने ऐसा क्या किया? मैं बताती हूं। इतना सुनते ही सबकी नजरें दरवाजे की ओर घूम गईं। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। मोटो आ गई थी और उनके पीछे विनीता के पापा, दादू और हर्ष भी थे। डरो मत, मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, नीरज मुझे घबराते हुए देखकर बोला। ये सोनी मेरी विनीता को भगाकर ले गई। क्या? बोलने के साथ ही मेरी मां ने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और अगले पल मोटो ने अपना हाथ मेरी ओर उछाला। हे भगवान, आज तक जिस औरत से मैं चिढ़ती रही, वही आज मुझे थप्पड़ मारने जा रही है। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। विनीता, तेरी खातिर ये भी सही, लेकिन अब तक तमाचा पड़दा क्यों नहीं? मैंने अपनी एक आंख खोली तो देखा कि नीरज ने मोटो का हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने अपनी दोनों आंखें खोल लीं। आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए। सोनी का इन सब में कोई दोष नहीं है, जो किया मैंने किया। नीरज ऊंचे स्वर में बोला। मैं नंबर सिस्टम कैसे भूल गई? आज सीधे ही इसे 100 में से 100 नंबर देती हूं। किसका दोष है ये तो पुलिस आएगी तो पता चलेगा, ये सोनी तब बोलेगी। फिर अपने पति से, जाओ पुलिस को बुलाकर लाओ। मोटो ने अपने पति को आदेश दिया। खबरदार, जो मेरी बेटी से अब कुछ भी कहा। अचानक मेरी मां तेज आवाज में बोली और मेरे पास आकर खा डी 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 ही हो गई। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा, बुलाइए पुलिस को। विनीता बालिग है और अब तो हमारी शादी भी हो गई है, नीरज मुस्कुराते हुए बोला। मोटो धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। देखिए समधन जी, नीरज के दादू ने बोलना शुरू ही किया था कि मोटो चीख पड़ ढी। मैं किसी की समधिन वमधिन नहीं हूं। सुन तो लीजिए, विनीता और नीरज ने कोर्ट में शादी कर ली है। आपकी नाराजगी किस वजह से है, ये तो अब तक किसी की भी समझ में नहीं आ पाया, लेकिन नीरज को आपने ही पसंद किया था। हम बड्डे हैं, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, और फिर ऐसा करने के लिए बच्चों को मजबूर होना पड्डा। फिर विनीता के पापा की ओर देखकर, क्यों भाई साहब, ठीक कहा ना? हाँ ठीक बात है। जैसे ही मास्टर साहब यानी विनीता के पापा बोले तो सबने उनकी ओर आश्चर्य से देखा। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये इंसान बोल भी सकता है। बहन जी, जिसकी वजह से आप इतनी नाराज हो रही हैं, उसी बच्ची की वजह से
आपकी बेटी और मेरे पोते को जीवन भर की खुशी मिली है और इसने हमें पाप करने से बचाया है, वरना जिन बच्चों से इन दोनों की शादी होती उनके साथ भी गलत ही होता। क्यों भाई साहब, ठीक कहा ना? हाँ, सही है, इस बार विनीता के दादू बोले। और हमें ये कहने का मौका तो मिला ही नहीं कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, जैसे ही लड़ढके की शादी हो जाती है वो पहली बार अपने सास ससुर को शगुन देता है। इतना बोल दादू ने नीरज की ओर देखा और नीरज ने सुरेश से 2 बड्ढे से लिफाफे लेकर एक विनीता की मम्मी और दूसरा विनीता के पापा को पकड़ ढा दिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस लिफाफे को खोल कर देखें। दादू बोले तो मोटो ने हुन्हा कहकर मुंह फेर लिया और मास्टर साहब ने लिफाफा खोल लिया। उन्होंने जैसे ही इतने सारे नोट देखे, भौंचक होकर कभी मोटो तो कभी दादू की ओर देखने लगे। ये 51,001 रुपये आपके लिए और 51,001 रुपये समधन जी के लिए शगुन है। आप लोग नियत तिथि पर शादी कर दीजिए, सब तैयारी तो है ही, इज्जत भी रह जाएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। नीरज के दादू बोले। ऐसे किसी रिवाज के बारे में मैंने तो कभी सुना नहीं कि तभी नीरज की कही बात याद आ गई। लाख रुपए मोटो के हाथ पर रख दूं तो वो इस रिश्ते के लिए फौरन मान जाएंगी। ओह, तो ये बात है। मैंने नीरज की ओर देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। सही कहा था उसने, मोटो मान गई थीं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को विनीता को घर भेजना होगा, विदा तो उसकी मां के घर से ही होगी। मोटो बहुत रुखाई से बोली। कहीं दादू हां ना कर दें, मुझे अब भी भरोसा नहीं है मोटो पर। देखिए, जो आपको ठेस पहुंची है और देरी हुई है तो तैयारियों में व्यवधान भी आया होगा। क्यों ना आप रिश्तेदारों समेत हमारे यहां ही आ जाए। अपने घर के पास वाले गेस्ट हाउस में आप सबके लिए व्यवस्था करा देता हूं। बस शादी में जो कपड़े पहनने हैं वो लेकर आप लोग आ जाइए। ये शादी हमारी तरफ से होगी। क्यों भाई साहब, ठीक कहा ना? बहुत अच्छी बात है, मोटो को छोड़ देकर सबने एक साथ कहा। मैंने और मेरी मां ने चाय नाश्ते के इंतजाम किया। बिटिया, तुम चीफ गेस्ट रहोगी शादी की। कम से कम 2 दिन पहले तो आ ही जाना, विनीता भी खुश रहेगी तुम्हारी वजह से। और हां, सपरिवार आना। दादू मुझसे हंसकर बोले, जब बच्चों को प्यार कर सकते हैं तो गलतियां होने पर डांट भी तो सकते हैं। अपने मन में कोई मैल मत रखना। विनीता की मम्मी जाते हुए मुझसे बोली। मैंने बहुत मुश्किल से मुस्कुराकर हामी में सिर हिलाया। पैसा बोलता है, ये पता तो था, आज देख भी लिया। उनके जाते ही मैंने पूरा प्रकरण अपनी मां को कह सुनाया। किया तो सही तुमने, लेकिन मैं चाहूंगी तुम दोबारा ऐसा कुछ ना करो। करो वादा। पूरी बात सुनकर मेरी मां मुझसे बोली और मैंने हामी में सिर हिला दिया। 2 दिन पहले तो नहीं, मैं ठीक शादी वाले दिन ही गई। पहले नीरज की बारात में शामिल हुई और उसके बाद जैसे ही वरमाला हुई, नीरज ने डीजे वाले को इशारा किया और उसने एक पंजाबी गाना लगा दिया। नीरज के कहने पर मैं और दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही विनीता और नीरज, हम तीनों ने ही बहुत डांस किया। नीरज के घर वाले तो खुश थे ही, विनीता के घर वाले भी बहुत खुश दिख रहे थे। सब अच्छा हो गया था। नीरज और विनीता अब एक प्यारी सी बच्ची के पेरेंट्स हैं। विनीता का रिश्ता उसके घरवालों के साथ बहुत अच्छा और सहज है, जैसा कि मुझे विश्वास था। उसके ससुराल में भी सब खुश हैं उससे। हालांकि मैं उसे घर से लाने के बाद दोबारा उस घर में नहीं गई। मोटो यदा कदा मुझसे बात कर लेती है, लेकिन मैं उनसे बात करने में कोई उत्साह नहीं दिखा पाती हूं। विनीता या नीरज जब भी मुझसे बात करते हैं तो मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कैसे है। आवाज में खुशी की खनक, और जब मिले तो उन दोनों के चेहरे का नूर सब कह देता है। उन दोनों के बीच का प्यार जैसा का तैसा ही है। नीरज के कैरियर और जीवन में भी तरक्की हुई है। जैसा कि नीरज ने मुझसे कहा था कि जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी वो मदद करेगा मेरी। भगवान की कृपा से मुझे अब तक तो किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। जो नीरज की मदद लेनी पड़े, और प्रार्थना करती हूं कि कोई मुसीबत आए भी ना। दोस्तों, आपको मेरी ये विलन माँ की स्टोरी कैसी लगी, कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।